Hi everyone, wishing you and your family a very happy and prosperous Diwali. आशा है आपकी दीपावली सुखद रही होगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये दीपावली सुपर बम्पर रही है। इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी 12,780, बीएससी 43,637, 43,637 and Nifty 12,780, all times high. Yes, and still there's an opportunity as always. So today's topic is how to make 1.7 crores. Yes, आप लोग अचंभित होंगे, 1.7 करोड़ किस तरह बनाए। एक छोटा इन्वेस्टर क्या इस तरह का अमाउंट मार्केट से जनरेट कर सकता है? जी हां, हम बिल्कुल इस तरह के अमाउंट जनरेट कर सकते हैं मार्केट से। आइए हम देखते हैं। हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी कब और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आईपीओ के बारे में चर्चा की थी और चर्चा की थी कुछ भ्रांतियों के बारे में, यानी कि मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। एंड टुडेज टॉपिक इज अ सेंसेशनल टॉपिक, हाउ टू मेक 1.7 करोड़। इसके लिए क्या जरूरत है? जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, छोटी सी फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? इट इज अबाउट डेवलपिंग ए रोड मैप। हमको और आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक रोड मैप बनाना है और इसमें इनपुट क्या क्या होंगे रोड मैप बनाने के लिए? रोड मैप यानी कि हम अपने गोल्स पर कैसे पहुंचेंगे, और इसमें इनपुट होंगे हमारी इनकम यानी कि फाइनेंसेस का पार्ट, एसेट्स, लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स वो जो हमारे पॉजिटिव हैं, लायबिलिटीज वो जो हमारी देनदारी है। गोल्स, बोथ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल्स। यदि हमें अपने शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल्स हैं तो हम एक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है हमारी रिस्क एपेटाइट कैसी है। जी हां, आज देयर आर मेनी रिस्क कैलकुलेटर्स ऑन मेनी वेबसाइट्स। जस्ट गो टू ऑन एनी वन ऑफ देम, आंसर ए फ्यू क्वेश्चंस और अपनी रिस्क असेस करिए और उसके हिसाब से आप देखिए आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन अभी क्या है और आने वाले सालों में इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, मोटे मोटे तौर पर फाइनेंशियल प्लान के लिए। क्योंकि जो आज हमारी इनकम है, जब हम रिटायर होंगे तो ये इनकम रियल मायने में कहीं घट चुकी होगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एंड व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट्स? जो मेरी एज के हैं यानी हमारी एज के हैं, 60 प्लस हैं, उन्होंने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से ड्रास्टिकली डाउन आए हैं। एक रिजीम था इंटरेस्ट रेट्स का 12%। एक बंदा जो रिटायर होता था किसी पब्लिक सेक्टर से, किसी अच्छी कंपनी से, जो प्रोविडेंट फंड उसको मिलता था, उसको सिंपली बैंक में इन्वेस्ट करने से उसके लिए वो मोर और लेस सफिशिएंट हो जाता था टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर इन्फ्लेशन। बट आज इंटरेस्ट रेट्स घट के 5.5%, 5% और 6% पे आ चुके हैं। तो इनफैक्ट these interest rates sometimes are not even sufficient to take care of the inflation. So we need to have a alternative planning, and for that we need a financial plan. What could be the short term goals and long term goals? Short term goals, अगर आप यंग हैं, अभी आपने सर्विस ज्वाइन की है, बिजनेस स्टार्ट किया है, 20-22 साल की एज में है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं कुछ अप्लायंसेस खरीदना। आपका अपना घर है, आप चाहेंगे एक अच्छा टीवी हो, एक अच्छा मोबाइल हो, डोमेस्टिक हॉलीडेज पे हर साल आप जाना चाहेंगे, ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स, यदि आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी अपनी मैरिज, मैरिड हैं तो यस इंटरनेशनल हॉलीडेज, चिल्ड्रंस एजुकेशन,
आज बच्चे छोटे हैं या अभी प्लानिंग में है, तो स्टिल यू कैन प्लान फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, परचेज ऑफ लग्जरी कार एट सम पॉइंट इन द करियर, परचेज ऑफ हाउस, children's marriage, and very important, many of the youngsters now plan for an early retirement. 60 तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं पहले जम के मेहनत कर ली जाए 45-50 साल तक, और फिर एक सफिशिएंट फंड जनरेट कर लिया जाए जो कि हमारे फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सके और हम आराम से लाइफ को, जो हमारा पैशन है, उसको पूरा करने में गुजार सके। तो ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अगर क्लियर होंगे तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इजी हो जाती है। तो फाइनेंशियल प्लान का आउटपुट क्या होता है? जैसे हमने चर्चा की थी, एक रोड मैप, प्लान फॉर मैनेजिंग मनी। रोड मैप के बाद एक प्लान आ जाएगा आपके सामने कि आपके मंथली इनकम जो भी है उसमें से एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कितने होने चाहिए। Now, what is the difference between savings and investments? We'll discuss this also. And expenses can be broadly classified into 3 categories. Expenses को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे एसेंशियल एक्सपेंसेस, अगर हम किराए के घर में रह रहे हैं तो रेंट, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट, अदर यूटिलिटीज, जो कि एसेंशियल्स हैं जिनको हम चाह के भी कम नहीं कर सकते। एंड देन कम्स लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में क्या आएगा? डाइनिंग आउट, एवरी वीक आई वांट टू डाइन आउट, और एवरी थर्ड डे आई वांट टू डाइन आउट, आई वांट टू गो फॉर ए डोमेस्टिक हॉलीडे, या संडे को वीकेंड्स पे हम छोटे मोटे एक्सकर्जन्स पे जाना चाहते हैं। शॉपिंग्स, एंटरटेनमेंट, These are all lifestyle expenses. आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस पूरे होने के बाद लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे आप खर्च करते हैं। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज इमरजेंसीज ऑफ एन एक्सपेंसेस, जो बिन बुलाए मेहमान की तरफ आ जाती है। कई बार आपका, हमारा अपना हेल्थ इश्यू हो सकता है, हमारे फैमिली मेंबर का हेल्थ इश्यू हो सकता है, एक अनप्लान्ड मेंटेनेंस आ जाती है घर में। आपकी कार है, अनफॉर्चुनेटली कोई ब्रेकडाउन आ गया कार में, जिसके लिए एक्सपेंडिचर प्लान नहीं होता। सो वी शुड हैव ए कंटिंजेंसी प्लान फॉर सच इमरजेंसी एक्सपेंसेस ऑल्सो। एंड नाउ व्हाट इज सेविंग्स एंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग? सेविंग इज बेसिकली सेटिंग असाइड मनी, कुछ पैसा अलग करके रखा जाए फॉर इमरजेंसीज, फॉर ए फ्यूचर यूज, जो अभी हम बात कर रहे थे इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए। देन इन्वेस्टिंग मनी फॉर बाइंग एसेट्स। अब आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी रियल एस्टेट, इट कुड बी बॉन्ड्स, इट कुड बी म्यूचुअल फंड्स, इट कुड बी स्टॉक्स, डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो आप इन्वेस्ट करते हैं। एंड बेसिकली फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग वो है। अगर आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीद रहे हैं, इट इज बेसिकली नॉट इन्वेस्टिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सेल देम until unless a serious emergency arises. But gold invested in gold bonds or similar situations, definitely then it counts for investment. अब थंब रूल ये कहता है, अब आप ये ड्रम एक देख रहे हैं जो आपकी इनकम के बराबर है, इसमें मान के चलिए कि 2 टैप लगे हुए हैं। पहला टैप है, इट्स अ थंब रूल, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, 50% पे, यानी कि आपकी इनकम का 50% एसेंशियल एक्सपेंसेस में जाता है। आप 2-3 महीने का स्टडी करके देख लीजिए अपने एक्सपेंसेस को, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50%, 45 to 60% एसेंशियल एक्सपेंसेस में जाता है। फिर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस डिपेंडिंग अपॉन योर रेंज ऑफ इनकम 20 to 30%, नॉर्मली 30% हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में जाते हैं। अब कुछ लोग ये पूरा का पूरा इनकम जो है एसेंशियल और लाइफस्टाइल में खर्च कर देते हैं।
दूसरा टैप इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स प्लान करें। वहां पे टैप बंद कर दें कि 20% के आसपास मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा या सेव करूंगा, और उसके बाद जो बैलेंस 80% है उसको डिवाइड करूंगा एसेंशियल एक्सपेंसेस में और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में। कंपल्सरी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कैन ओनली हेल्प अस। अगर हम ये पूरा का पूरा इनकम अपना 2 पोर्शंस में ही खत्म कर देंगे, एसेंशियल एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में, देन वी डू नॉट सेव फॉर इमरजेंसीज। अभी हमने देखा कि कोविड जैसा खतरनाक सिनेरियो जो कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था, हमने फेस किया है। एंड मैनी ऑफ अस हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर जॉब्स और लॉस्ट देयर इनकम। लॉकआउट में इवन छोटा सा बिजनेसमैन घर पे बैठा था, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कोई इनकम नहीं थी। यदि हमारे पास सेविंग्स नहीं होती तो क्या ऑल्टरनेट होता। एक थंब रूल यहां भी लागू होता है कि अगर हम रेगुलर इनकम में से सेव करते जाएं रेगुलरली, और 6 मंथ्स की जो हमारा खर्चा है उसके 6 मंथ्स के बराबर की एक किटी क्रिएट कर लें, जिसको कि हम लिक्विड फंड में रखें। लिक्विड फंड मतलब एक आप एफडी में रख दें जो कि आसानी से कैश हो सकती है, हालांकि वो भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सरप्लस 3% या 2% बैंक में पड़ा रहा है, उसको एमओडी में कन्वर्ट कर दें। वो सेविंग्स एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन वो फंड्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे किसी भी तरह की इमरजेंसी को टैकल करने के लिए। जिस समय आपका ये फंड क्रिएट हो गया, थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम आपने फील कर ली, तब आप इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल यह है कि आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट करें जो कि सरप्लस है, जिसकी आपको आने वाले सालों में कुछ सालों तक जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में करें, गोल्ड में करें, स्टॉक्स में करें, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ही होगा। और आप मार्केट्स को, एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप उसको शॉर्ट टर्म में यूज कर सकेंगे। तो ऑलवेज प्लान फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वी हैव डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। नाउ जस्ट सी एन एग्जाम्पल। आज आप 22 साल के हैं। 22 साल मैंने इसलिए लिया है, नॉर्मली एक एनालिसिस छोटी सी आप कर लीजिए। आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग करते हैं, सीए करते हैं, तो 22 साल तक कंप्लीट हो जाता है। और 22 साल के आसपास हम या तो कोई जॉब टेकअप करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और ये मानते हैं कि हम 60 साल तक, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रहे आज की डेट में, 60 साल तक रेगुलरली जॉब करते रहेंगे या अपने बिजनेस में योगदान देते रहेंगे। यहां अगर सिर्फ 1000 रुपए पर मंथ, ओनली 1000 रुपीज पर मंथ अगर हम एफडी में डालते हैं, यानी 38 साल के लिए, तो टोटल अमाउंट हम जो डालते हैं वो 4,56,000 के आसपास होता है। आसपास नहीं, एग्जैक्ट 4,56,000। और अगर हमने 6% की एक एफडी में इसको इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो मैच्योरिटी सम हमको 38 साल बाद यानी रिटायरमेंट के 60वें साल में जो हमको मिलेगा, 17,53,000, 17.53 lakhs, टू बी वेरी स्पेसिफिक 17,52,980 रुपीज। और यदि हम थोड़ा सा रिस्क लेके इसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें फॉर लॉन्ग टर्म, और जो बीएसई सेंसेक्स ने, हमने पिछले वीडियोस में कई बार डिस्कस किया, जो रिटर्न्स डिलीवर किए हैं बीएसई सेंसेक्स ने 14% CAGR के, अगर हम उससे कैलकुलेट करते हैं तो ये जो 4,56,000 यानी कि 1,000 रुपए पर मंथ 38 साल के लिए जो हम बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इट विल फैच अस 1.71 करोड़। तो टाइटल आज का क्या था? हाउ टू मेक 1.71 करोड़।
बी अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ 22 साल से लेकर 38 साल तक, अगर आप 38 साल के लिए 60 साल तक जोड़ते हैं, आपकी किटी होती है 4,56,000। और ये मान के कि आप BSE सेंसेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है 14% CAGR का रिटर्न दे रहा है, तो आपके पास जो किटी होगी 1.71 करोड़। तो जो आपके फाइनेंशियल गोल्स रिटायरमेंट के बाद के होंगे उसमें काम आएगा। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हो सकते हैं और उनके लिए बैकवर्ड कैलकुलेशन करके हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज का टॉपिक था कि हम 1.71 करोड़ कैसे जनरेट करें। तो सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ 38 साल के लिए अगर हम डालेंगे और 14% का रिटर्न हमको मिलता है, तो विल बी सिटिंग ऑन इक्विटी ऑफ 1.71 करोड़ फ्रेंड्स। छोटा सा कंपैरिजन अगेन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, FD वर्सेस स्टॉक्स, 6% वर्सेस 14%, कहने को सिर्फ 8% का फर्क है। 17 लाख से 1 करोड़ 71 लाख, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। अगर आप फंड्स को अपने आइडल होने देते हैं बैंक में, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे सिर्फ 17,52,000 मिलेंगे। और यदि आप उसको वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक किटी 1.71 करोड़ की मिलेगी। अब ये देखिए कि हम 38 साल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अर्ली इन्वेस्टमेंट्स में एक मिरेकल होता है और वो मिरेकल है कंपाउंडिंग का। 4 दोस्त हैं, दोस्तों का नाम कुछ भी रख लें, लेट अस से ABCD। डी जिसने कि 38 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। ए, उसने सोचा कि मैं आखिरी के 10 साल इन्वेस्ट करूंगा। बी ने सोचा मैं 20 साल करूंगा। सी ने सोचा कि मैं 25 साल करूंगा। और चारों को यदि हम मान भी लें कि रिटर्न्स 14% के हिसाब से मिल रहे हैं, तो ए की इनकम ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज एट द एज ऑफ 60 इयर्स, विल बी 2.62 lakhs, बी की 13.16, सी की 27.27 और डी की 1.71 करोड़। सो फ्रेंड्स, माय यंगस्टर फ्रेंड्स, जो आज 20 से 25 साल की एज में है, याद रखिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो भी आप इजीली कर सकते हो, स्टार्टिंग विद 1,000 रुपीज पर मंथ, बी अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। आप कहीं और नहीं इन्वेस्ट कर सकते, एक अच्छी SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप कहीं और नहीं इन्वेस्ट कर सकते, सेंसेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको जो मिरेकल देखने को मिलेगा वो 38 साल बाद देखने को मिलेगा। और फर्दर एनालिसिस देखिए, अब 4 में से 2 ही दोस्त बचे हैं, ए एंड बी। बी कहता भैया मैं तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूं, मैं तो डे 1 से 1,000 रुपए निकालूंगा, बाकी अपनी एक्सपेंसेस कंट्रोल करूंगा। ए बी से पूछता है कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे अगर 1,000 रुपए पर मंथ, तो कहता है 4,56,000। कहता है ठीक है, मैं लास्ट के 10 ईयर्स 3800 रुपए पर मंथ के हिसाब से 4,56,000 में भी इन्वेस्ट कर लूंगा। अभी तो मैं जो 1,000 रुपए तुम बचा रहे हो, मैं लाइफस्टाइल पे खर्च करूंगा। माई लाइफस्टाइल विल बी बेटर देन यू, यस क्वाइट पॉसिबल, बट एट द एंड ऑफ 60th ईयर तो ए को जो अमाउंट मिलेगा वो 9,95,000 और बी को जो अमाउंट मिलेगा 1,71,00,000। 9,95,000 वर्सेस 1,71,00,000, दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि बी ने डे 1 से इन्वेस्टमेंट किया, 1,000 रुपए पर मंथ किया। ए ने स्मार्ट बनने की कोशिश की कि हम लास्ट के 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, तुम्हारे बराबर सेव करेंगे। 4,56,000 तुमने सेव किया, 4,56,000 मैं करूंगा। लेकिन मेरी स्मार्टनेस काम नहीं आई, क्योंकि मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझा। अगर आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में से छोटा मोटा कर्टेल करके सिर्फ 1,000 रुपीज बचाते हैं, तो मिरेकल्स यू कैन सी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल
मैं जब ये वर्कआउट कर रहा था तो सोच रहा था कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने अपने जीवन काल में किसी ने क्यों नहीं हमसे शेयर किए। तो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर विथ यू। आप 25 साल के हैं, मान लीजिए आप 25 साल के हैं और आपके मन में इच्छा आई एक 12 लाख की कार खरीदनी है। यस, you are in an income bracket where you can afford a luxury car. Definitely your lifestyle expenses call for a luxury car. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस साल आप कार खरीदने जा रहे हैं उसको सिर्फ 1 साल के लिए डिफर कर दीजिए। डिफर इट ओनली बाय 1 ईयर एंड सी द मिरेकल। अगर आप 12 लाख की कार खरीदने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। प्रूडेंस कॉल्स फॉर कि आप लोन लेंगे 9% पे और लोन की से किस्त आप सिर्फ 5 साल में चुकाना चाहते हैं। यू वांट टू रीपे द लोन इन 5 years, सो द EMI per month will be around 24,910 rupees at the rate of 9%। 9% के हिसाब से 24,910 रुपए अगर आप खर्च करते हैं EMI पर, तो आप एक 5 लाख रुपए की 12 लाख रुपए की कार खरीद सकते हैं। 5 साल में लोन रीपे हो जाएगा। मेरा कहना यहां यह है कि आप उस कार परचेज को 1 साल के लिए डिफर कर दीजिए और जो 24,910 रुपए यानी कि 25,000 के लगभग जो आपके पास सरप्लस मनी था EMI देने के लिए, वो 1 साल के लिए RD में डाल दीजिए। मान लीजिए छोटा मोटा RD आप करते हैं जिसपे 6% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको 1 साल के बाद 3.09 लाख। अब आप 3.09 लाख आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई, एक किटी जनरेट हो गई। अब आप सेकंड ईयर में अपनी कार खरीदिए, 5 साल में उसको रीपे करिए, अपनी लाइफस्टाइल जिए, नोबडी स्टॉप्स यू। और ये अगर 3.09 लाख आप 35 साल के या 25 साल के लिए हैं, 35 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक्स में। एक तो है कि आप वो 3.09 आपने सिर्फ बैंक में डाल के रखा, तो भी आपको 35 साल बाद यानी 60वें साल में 23,73,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। सिंपल FD में पड़ा है, आपने 35 साल के लिए प्रोजेक्ट कर दिया, ये मान के कि 6% से इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं आएंगे। अगर हो गए तो डेफिनेटली द मैच्योरिटी अमाउंट विल बी डिफरेंट। और अगर आपने BSE सेंसेक्स स्टॉक्स में जो कि 14% का रिजल्ट डिलीवर कर रहा है पिछले 30 साल से, यही मान के चलते हैं कि वो रिजल्ट डिलीवर करेगा, तो आपके पास अमाउंट होगा 3.02 करोड़ विथ 14% CAGR। अगर यही CAGR 20% हो गई तो आपके पास अमाउंट होगा 18.24 crores। And if you are fortunate enough to have an advisor or you have invested in stocks which give you a return of 25% CAGR, then the kitty will be 76.12 crores। Do you get it? 76.12 करोड़ अगर आप 25% CAGR पे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपके स्टॉक्स या आपका एडवाइजर इस टाइप का रिटर्न देता है। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। दिस इज नॉट अ फिक्शन। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैड सीन ए नंबर ऑफ एग्जांपल्स, लेट अस सी देम अगेन। BSE 14% CAGR दिया है पिछले 30 साल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज 19% CAGR 29 साल में। ब्रिटेनिया 22% 29 साल में। एशियन पेंट्स 23%। MRF 29% प्लस। इन्फोसिस 32%। ऑल दिस एग्जाम्पल्स वी हैड सीन कि ये 1991 से 2020 तक की जर्नी में इन्होंने इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड is not a fiction, is not an imaginary calculation. If you invest today in good stocks, and unfortunately, if you don't have the caliber to pick up such stocks, pick up a good advisor. एक मैं यहाँ फिर से शेयर करूँगा
स्मार्ट बिलियनर पिक्स, स्मार्ट बीआरसी, जिसके माध्यम से मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन्होंने पोर्टफोलियो एक बिलियनर पिक्स का एक स्कीम 2001 में शुरू की थी 1 लाख रुपए से। मैंने पहले भी शेयर किया है, विच हैज डिलीवर्ड 25.3% CAGR। इसी 25% CAGR को बेसिस बना के मैंने कैलकुलेशंस किए हैं कि यदि आप लग्जरी कार 1 साल के लिए डिफर करते हैं परचेजेस, जो 3 लाख EMI पे आप खर्च करते, वो आप इन्वेस्ट कर देते हैं 3.09 lakhs फॉर 35 years in a good company, in a good scheme or in Sensex stocks, and taking an average CAGR of 25%, the kitty will be 76.12 crores. Yes, friends. So what are the learnings from this analysis? Financial planning helps in achieving short-term and long-term goals. We'll be discussing in the next video how to plan for short-term and long-term goals. Expenses need to be managed for savings and investments. Savings help in achieving short-term goals. For long-term goals, we need to have reasonably good investments. And very important is early investments give much higher yields. Now let us learn from the experts. Financial peace isn't the acquisition of stuff. It's learning to live on less than you make. Yes. जितना हम कमा रहे हैं उससे कम खर्च करें। मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि 20% पहले इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के नाम पे निकालें, तब आप अपनी लाइफस्टाइल और एसेंशियल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। एंड इफ यू डू दिस, यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट। यू कांट विन until you do this. This is what Devi Ramsey has to say. How many millionaires do you know who have become wealthy by investing in savings accounts? I rest my case. At least I have not seen any. अगर आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। You have to have a proper asset allocation, proper selection of assets, then you can achieve your long-term goals. Thank you very much, friends, and wishing you once again a very happy Diwali and happy investing in the coming years. आने वाला साल आपके इन्वेस्टमेंट्स में 4 चांद लगाए, आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स की ओर आप अग्रसर हों, ऐसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं अगले वीडियो तक। Thank you very much.